बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान था। आज के दिन का अहद है कि बस एक कौम और एक मंजिल का नारा मिल के लगाएंगे हम। चमन के फूलों की परवरिश को हम अपने खून की फुहार देंगे और सही इरादों से आने वालों हमारी बाहें खुली मिलेंगी। जो दिल कदूरत से भर के लाए तो सरहदों पे ही मार देंगे। आज के दिन हमने अहद करना है कि हम एक कौम बन के रहेंगे। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद भी रखेंगे और मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन इस मुल्क के ऊपर कुर्बान करने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। और हमने इस बात का भी अज़्म करना है कि मुल्क के अंदर तागूती कुव्वतें बेशुमार हों, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत सारी हो, मुल्क के अंदर मुआशी मंजरनामा खराब हो, मुल्क के अंदर कदूरतें पैदा करने के लिए कोशिशें की जा रही हों, मुनाफरत का पैगाम दिया जा रहा हो, लेकिन हमने जब मुल्क का मामला आएगा, जब कौम का मामला आएगा, जब धरती माँ का मामला आएगा, तो हम एक होकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना इकदाम उठाएंगे, जिसमें सियासी वाबस्तगी, पार्टी वाबस्तगी, इदारे से वाबस्तगी, किसी से भी वाबस्तगी वो एक तरफ होगी, बालाए ताक के ऊपर रखी जाएगी और मुल्क सबसे मुकद्दम होगा। इसके साथ साथ आज के सियासी मंजरनामे के ऊपर भी बात करेंगे। आज के दिन अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर जो इस वक्त अनरेस्ट हैपनिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जिसका एक मकाम पहले तरनौल रखा गया था, फिर वहाँ से मुंतकिल किया गया, डीसी साहब ने एक और जगह ला के दिखाई कि इस जगह के ऊपर हो सकता है, फिर कहा यह जाता है कि उसका मकाम फिर तब्दील कर दिया गया। बहुत सारे कहते हैं कि इंतज़ामिया ने खुद तब्दील किया। कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इंटरवीन किया और उनके इंटरवीन करने के बाद उन्होंने वो जगह जो है तब्दील कर दी। अब जो नया मकाम है वो मकाम है मवेशी मंडी जीटी रोड जो है वहाँ का मकाम है, और वहाँ पर जो दूसरा मकाम दिखाया गया था वहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने उन तमाम मुंतज़मीन को कॉल करके कहा कि यहाँ से सामान का पैकअप कर लें और नई जगह पे चले जाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक दरख्वास्त भी हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई कि हमारे कारकुनान को रोकने के लिए, शहर को महबूस बनाने के लिए, उनको हिरासा करने के लिए, कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं और इंतज़ामिया को इससे मना करें। तो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये हिदायतनामा जारी किया है कि इस तरह का इकदाम कोई नहीं उठाया जाएगा। अब मौजूदा नैब के निज़ाम के ऊपर, जिसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, जिसे ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, यौम दिफा के हवाले से कौम के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज दो दिन है, यौम दिफाए पाकिस्तान और यकम रबीउल अव्वल। जी, पहले मैं यकम रबीउल अव्वल के निस्बत से यह पैगाम दूंगा कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हुए उनकी हदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। जब हम उस तरफ चले जाएंगे तो फिर उसी से ये इस्तेहकाम पाकिस्तान भी है, उसी से ये दिफाए पाकिस्तान भी है, उसी से सूबाई असमियत का खात्मा भी है, उसी से एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ये सारा कुछ फिर उसी से आता है। पर अच्छे दिन है दोनों। यकम रबीउल अव्वल है, जुमातुल मुबारक का दिन है। 6 सितंबर यौम दिफा भी यकम रबीउल अव्वल को है, लिहाजा आज बड़ा मुबारक दिन है यासर। और इस मुबारक दिन पर मैं तो हुक्मरानों के लिए दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह उन्हें हदायत दे, अल्लाह उनके दिल में इस अवाम की, इस कौम की, उनको वोट देने वालों के लिए थोड़ी सी मोहब्बत डाल दे। पता है ना, आज आपको 1 रुपया कुछ पैसे बिजली फिर महंगी हो गई है जी। और मैं जमात इस्लामी वालों को रास्ते में ढूंढता रहा हूँ यार, बड़ा ढूंढा, मैं घर से निकला ना, बड़ा ही ढूंढा है मैंने। कोई जमात इस्लामी का बंदा मिल जाए, मैं कहूँ जनाब तुम सस्ती कराने के और महंगी करा दीजिए। तो ये जितने भी गए थे, वो जितनी भी जमातें जो भी थी, और इस पर ना पीपल्स पार्टी बोल रही है ना कोई और बोल रहा है, बिजली महंगी, दवाई महंगी, हर चीज़ ही महंगी। मैंने कहा रिक्वेस्ट की थी कि यार एक सर्वे कराएं, अवाम क्या कहती है। मुझे नहीं पता वो करवाया गया कि नहीं करवाया गया, लेकिन यार सर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, आज के दिन हमने अहद क्या किया? क्या आज के दिन किसी सियासतदान ने कोई अहद किया? कौम तो अहद करके बैठी है ना बेचारी, बल्कि कौम तो अब किसी चीज़ के कावर इन्होंने छोड़ी नहीं ना। आपने कल 8 करोड़ नफसियाती मरीज बनाए थे ना जी, मैंने आज चेक किया है, मुझे लगता है कि 18 करोड़ ने, वो तो पार्लियामान में जो
पेश की गई थी रिपोर्ट, मैंने तो वो बताई थी कि 8 करोड़ है। मैंने सर बनाने थोड़ी है। अच्छा, वैसे ना एक रिपोर्ट ये भी बनाया कि नफसियाती मरीज बनाने वाले हैं कितने लोग। हाँ, ये भी एक रिपोर्ट बननी चाहिए ना। तो गिने चुने ही निकलेंगे, सैकड़ों भी नहीं होंगे। आज देखने वाली बात यह है कि जी आज सियासतदानों ने क्या हित किया है, आज हुक्मरानों ने क्या हित किया है, आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने क्या हित किया है, आज हमारे इदारों के सरबराहों ने क्या हित किया है। क्या कोई ऐसा अहद किया है जिससे इस पाकिस्तान के अंदर नफरत ख़त्म हो जाए, इस पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो जाए, इस पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी का दौर वापस आ जाए, इस पाकिस्तान के अंदर आम शहरी को वो सहूलतें मिले जिसका वो हकदार है, जिसका वो मुस्तहिक है, जो उससे वादा किया गया था, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कमाल हो जाएगा। लेकिन ऐसे एक बात तो बताए यार, ये तो हमने कल ली बात ना, ये बार बार मुकाम तब्दील करने से क्या पीटीआई का जलसा छोटा हो जाएगा? क्या पीटीआई की तादाद कम आएगी? ये क्या ड्रामा है? आप पहले एक एनओसी जारी करते हैं और एक जुम्मेदार शख्स एनओसी जारी करता है, जब वहां पे कंटेनर सामान हर चीज पहुंच जाता है, अचानक से आपको याद आता है, फिर वज़ीर आला KPK की मुदाखलत होती है, फिर जगह तब्दील होती है, फिर वहां से सामान उठाया जाता है, अगली जगह सामान शिफ्ट किया जाता है। कितना खौफ है आपके दिल में? एक सिंगल जमात, एक तनहा जमात, और खौफ का ये आलम है। या एनओसी नहीं देते, या एनओसी कैंसिल कर देते हैं, कंटेनर आपने बना के रख लिए हैं वहां पे, पता है आपको कि इन्होंने तब कोई कानून नहीं तोड़ना, इल्म है आपको, तय हो चुका है आपके साथ कि कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, लिख के दे चुके हैं आपको, फिर भी हर 1 घंटे बाद जगह तब्दील हो जाती है, हर 1 घंटे बाद ये इसी तरह तब्दील हो रहा है जिस तरह इनके बयान तब्दील होते हैं, जहां जिस तरह इनके आने जाए रोज बिलशिल तब्दील हो जाते हैं, जिस तरह इनके अवाम के साथ रवैये तब्दील हो जाते हैं, जिस तरह इनके अवाम के साथ सारी चालें तब्दील हो जाती हैं, उसी तरह ये बार बार पीटीआई के जलसे का मकाम तब्दील कर रहे हैं। और 24 घंटे यार बाकी रह गए, इन 24 घंटों में जलसा तो होने दे, सियासत सबका हक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ऑन रिकॉर्ड में बता दूं, ये 40 मुकाम और चेंज कर दें, ये जलसे से 1 घंटे पहले एक मुकाम दे दें, फिर भी इनकी तवक्को से बड़ा जलसा हो जाए। इनको ये पता ही नहीं कि इनका जो मुकाबला है वो किन जनूनियों से है। इनको ये अभी तक समझ नहीं आई, बैंगन का निशान देकर भी, चारपाई का निशान देकर भी, कैंची का निशान देकर भी इनको समझ नहीं आई अभी तक कि अगर लोग वो उन निशानात को ढूंढ सकते हैं, अगर लोग सुबह सवेरे पोलिंग स्टेशनों पर वोट कास्ट कर सकते हैं, अगर लोग आपकी तमाम तर रुकावटों को तोड़ सकते हैं, तो फिर ये जलसा तो मसला ही कोई नहीं है भाई। कोई 1 घंटा पहले आप बता देंगे कि फलां जगह पहुंचना है, तो जनाब लोग पहुंच जाएंगे। अब पता चलता हर घंटे बाद जनाब पुलिस पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई। अच्छा, वहां पुलिस पहुंचती नहीं जहां मुजरम हो, वहां पुलिस पहुंचती नहीं जहां वारदात हो, वहां पुलिस पहुंचती नहीं जहां पे कोई और कार्रवाई पड़नी हो, यहां पे पुलिस बार बार पहुंच जाती है, सामान चुको, सामान चुको, सामान चुको। इसी तरह किस वक्त इसी पुलिस ने इनके कहने पे होना है और पता चल रहा है कि हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें अपोजिशन में है और इन्हें तो भी सामान चुके हैं जान डे है, और ये होना है। आप देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी और ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, इसलिए कि जितना जो कुआं आप खोदेंगे उसमें आपको गिरना पड़ेगा। ये आप समझे कि आपको नहीं गिरना पड़ेगा तो ऐसी असल बात है ही कोई नहीं। ये तो आज 6 सितंबर को तो इन्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, कल 7 सितंबर है, परसों 8 सितंबर है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जानी है। अच्छा राना साहब, आपने वो बात की मुल्की माशी सूरत हाल पे आवाम की राय क्या है, हम क्या सोचते हैं, आवाम की परसेप्शन क्या है और वो हुक्मरानों से क्या तवक्को रखते हैं, इस बारे में हमने एक सर्वे किया, वो ज़रा मुलाहिजा करें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी का जीना दुभर हो चुका है। 2 वक्त की रोटी कमाना और अपना चूल्हे को जलाना ये आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और हुकूमत की बेहिसी का ये आलम है कि हुकूमत गलत अदाद-ओ-शुमार देके कौन को गुमराह कर रही है। आटा चीनी वो खरीदने से मजबूर है,
इसके अलावा क्या कर सकता हम दौर में तो जीना भी मुश्किल हो गया है। इस महंगाई ने गरीब आदमी को ज़मीन में धकेल के रख दिया है। जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं वो बिजली के बिलों में चले जाते हैं, गैस के बिलों में चले जाते हैं। गरीब आदमी का जीना मरने के बराबर हुआ है। जो भी कस्टमर हमारे पास आता है, जब उसको कीमत बताई जाती है तो वो भाग जाता है, कहते हैं ये मेरे से नहीं ली जाएगी, क्योंकि कुव्वत खरीद आवाम के अंदर ख़त्म हो चुकी है, ज़िम्मेदार के अंदर ख़त्म हो चुकी है। ज़िम्मेदार भी मर चुका है और ताजर भी बिल्कुल फलाब हो चुका है, सिर्फ महंगाई की वजह से। IPP के जो मुआहदे हैं उसको फ़ौरन रद्द किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए ताकि गरीब का मरना जीना बेहतर हो जाए। जी राणा साहब, आप ताजरों की गुफ्तगू भी सुन चुके हैं, कंज्यूमर की गुफ्तगू भी सुन चुके हैं, बायर की भी सुन चुके हैं, कोई भी राज़ी दिखाई नहीं देता। क्या कह रहे हैं, सिंगल डिजिट पे हमारी आ गई है, फिर दोबारा ऊपर सुने चली गई है, सुना फिर दोबारा चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात और वज़ीर आज़म साहब भी आके कहते हैं देखें कितना हमने काम कर दिया, आवाम को रिलीफ ही रिलीफ दे दिया। 8 करोड़ आवाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ 8 करोड़ ਤੁਹਾਡੇ सामने आ गए ने, 16 करोड़ ਤੁਹਾਡੇ सामने आए कोई नहीं। ये तो इनका आलम है। यासर साहब मुझे बताएं, अवाम कोई एक ऐसा सॉर्ट है, इन्हीं का ले लेते हम, वो भी हमें चला देना चाहिए था, जिसमें ये कहते हैं ना खुशहाली उशाली है। और जिस तरफ भी चले जाए, जिस गली में चले जाए, जिस मोहल्ले में चले जाएं, जिस चौक में चले जाएं, जिस चौराहे में चले जाएं, कहीं भी जाके आप खड़े हो जाएं, आपको नजर आएगा हर शख्स जो है वो सरापा एहतजाज है। बिजली के बिल पे रो रहा है, गैस के बिल पे रो रहा है, महंगी सब्जियों पे रो रहा है, महंगी दालों पे रो रहा है। आपको पता है दाल का क्या रेट है? अब तो आप दाल लेने चले जाएं तो आप कहेंगे यार नहीं, इससे बेहतर है चले जितना भी चिकन महंगा है थोड़ा सा तो ले लूंगा ना, चिकन तो पक जाएगा ना घर में। ये आलम हो चुके हैं। अभी तक ये किसी एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सके, एक चीज को। और इनका आलम यह है कि पंजाब असम्बली, जहां की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ है पंजाब की, उसी असम्बली के अंदर आजकल आपको पता है सेशन में लड़ाई किस किस की होती है? किस किस की? हुकूमत वर्सेस हुकूमत, अपोजिशन की नहीं हो रही। हुकूमती अरकान अपने वज़रा पे बरस रहे हैं, हुकूमती अरकान अपने वजीरों पर तीर चला रहे हैं, हुकूमती अरकान एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमती अरकान अपने वजीरों को शेम शेम कह रहे हैं। ये तो आलम हो गया इनका। अवाम तो इनके खिलाफ थी ही थी, बाकी मामला भी थी ही थे, लेकिन ये मामला तो मैं कह रहा हूं उससे भी आगे निकल गए हैं। इन मामला पे तो जाके बस अल्लाह ही माफ़ करे। अब मुझे तो जो नज़र आ रहा है ना, जो हम देख रहे हैं, वो तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इतवार के जलसे के बाद आपको मंजरनामा तब्दील नज़र आएगा। आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी ने अचानक जो इतवार वाले दिन का अब एक इजलास रख लिया, आपको पता है ना इजलास का, सबको बुलाया गया उसमें कि बीमार को कहा व्हील चेयर या एम्बुलेंस पे आ जाए, जो बाहर गए उन्हें टिकट महंगी मिलती है ले लो आइयो, सबको बुला लिया गया। उधर मुस्लिम लीग नून ने अपने थिंक टैंक का इजलास भी इतवार को बुला लिया है। मुस्लिम लीग नून ने भी बुलाया? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने बुला लिया है। जलसा देखना PTI का, उसके बाद कोई फैसला करना है। सर वो हो सकता कोई है कानून साजी करनी है क्या? PTI पे कोई दहावा बोल रहे हैं, PTI के खिलाफ कोई साजिश करनी है। इससे ज्यादा आप साजिश कर क्या सकते हैं? इससे ज्यादा दहावा बोल क्या सकते हैं? इससे ज्यादा आप कर क्या सकते हैं जो आपने कर दिया हुआ है? यहां तो हो ना कि भाई नहीं किया, कोई बड़ा ही काम कर दिया है, यहां हो कि आप इनके बिल्कुल मामूली सा है, हर चीज तो कर दी है। सर वो सबको बुला के उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे लगा के जलसा सुनवाना। अच्छा, बेसिकली उसके बाद एंटरटेनमेंट का ऐलान किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा दवाइयाँ अपनी मर्जी से खा लें। ये दवाइयाँ तो शुरू हो गई आज, दवाइयाँ तो उस दिन से शुरू हो गई भैया जिस दिन से अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा गया। अख्तर मेंगल का इस्तीफा नहीं है, बहुत से लोग ये पेशन गोई कर रहे हैं, बहुत से लोग ये खुल के बात कर रहे हैं कि अख्तर मेंगल ही नहीं बल्कि अब कई और इस्तीफे आने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं,
बल्कि वो कह रहे हैं कि 15-16 इस्तीफे तैयार पड़े हैं, और ये 15-16 इस्तीफे जो है ये आपको नज़र आएगा कि इसी सितंबर के महीने में आएंगे। फिर ये नहीं कहेंगे भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, ना ना ना, कहेंगे जहरीला जहरीला सा ये सितंबर है। फिर तो ये कहेंगे देख रहे हैं आप, और ये जहरीला जहरीला ये सितंबर है, और हमें कर गया नंबर है, ये कर गया नंबर है। ये आप देखिए तो सही, ये इनके साथ होता क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और जो जलसे से जिनका ये हाल है, एक इस्तीफे के बाद इनके हार्ट की बीट तेज हो गई है, तो बाकी क्या रह गया। मैं कह रहा हूँ दिसंबर तक का हूँ, भूल जाओ गाना, जरा गाना हो ना तो आप गाते हो ना बड़ा शौक से, भीगा भीगा ये मरी जाके बड़ा आपने गाया है। तो अब ये आप गाया कि ना बस भीगा भीगा सा ये सितंबर है, अब सितंबर ही सितंबर है बस, और सितमगर है पूरा। आप इसको ले रहे हैं भाई इनके। राजा साहब वो जो बात थी कि तब्दीली होगी सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद होगी, तो वो तब्दीली कहाँ रह गई? हो गई है तब्दीली, और क्या लेनी है आपने। अनाउंसमेंट आपको 4-5 दिन में कुछ 3-4 ऐसी होने वाली हैं जिसके बाद सबकी बेबसी शुरू हो जानी है। अगर पार्लियामेंट से कोई चीज़ मंजूर होती है फिर भी बेबसी शुरू हो जाएगी, फिर भी एक ऐसी तकरार, एक ऐसा हमला, एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा मैदान लगेगा कि आपकी और मेरी सोच जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और नहीं तो फिर पहली बात है आईनी तरमीम ये कर नहीं सकते, चाहे ये मौलाना साहब को भी साथ ले जाए। हाँ, तहरीक इंसाफ से कोई 15-20 लोगों को ना ले जाए, उसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं है। पाबंदियाँ जितनी मर्जी ये लगाएं, जो मर्जी ये कर लें, लेकिन तहरीक इंसाफ से तो अभी तक टूटता हुआ नजर ही कोई नहीं आ रहा। ओ यार, अब तो यासर साहब जब हमने पीर के रोज प्रोग्राम करने आना है ना जी, तो हमने तो ये करना जनाब फलाने फैसले पे अमल दरामद शुरू हो गया जी, जनाब फलां फैसले पे ये हो गया है, जनाब फैसले आने शुरू हो गए हैं, जनाब फलां काम शुरू हो गया। अब तो ये शुरू हो जाएगा। अब तो देखें आज जो फैसला आया है, इखलाकी तौर पर इमरान खान जीता है, हारा कौन है? पाकिस्तान की कौम जो चाहती थी माशरे से करप्शन का हाथ पर, जो चाहती थी किस तरह ख्वाजे पाकिस्तान के अंदर एक इंसाफ हुआ है, वहां पर एक बड़े रैंक के आदमी को पकड़कर एहतसाब किया जा रहा है। वो चाहते थे यहां पर भी, चाहे वजीर आजम हो, चाहे अपोजिशन लीडर हो, चाहे कोई वजीर हो, चाहे कोई भी हो, उसका एहतसाब हो। अगर उसने कैप्शन की है उसका एहतसाब हो, तो वो बिला तफरीक हो। लेकिन यहाँ पे नहीं माना कि हालांकि इमरान खान को पता था मैं पिटीशन वापस ले लूं मेरा भला हो जाएगा। अच्छा देखिए, वो हार के भी जीत गया, इखलाकी तौर पर जीत गया, अवामी तौर पर जीत गया। तो जेडे दौर थे केस ने वो भी उदे तकरीबन समझे वो ख़त्म होने वाले हैं। मैं आपको ये हकीकी बात बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून वाले सर पे हाथ रख के ना चीख रहे। हमारे कल प्रोग्राम में कहा था ना मुस्लिम लीग नून के एडवाइजर साहब ने कि कल जुमा आपको मुबारक हो, तो हमें तो पता था ये फैसला इसी तरह है, यानी इनको फैसलों का पहले पता होता है। लेकिन ये फैसला ये कप्तान को भी फायदा दे गया है। इसका मतलब है कि एनआरओ शुरू हो गया। एक तरफ वो इस पे प्ली उन्होंने रखी हुई थी, दूसरी तरफ बेनिफिशियरी भी वो है, प्ली भी रख के वो ऊपर रहे हैं, बेनिफिशियरी के तौर पे भी ऊपर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं मोहम्मद अली, एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशाबदीन नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामा के जिसमें राना साहब ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि हालात तब्दील होने वाले हैं, कुछ इस्तीफे मजीद आएंगे, कुछ और चीज़ों पे अमल दरामद करवाने की कोशिश करेंगे, और कोई जीत कर भी हार गया है, कोई हार कर जीता हुआ है, और किसी के चेहरे के ऊपर जीत की खुशी नहीं है और किसी के चेहरे के ऊपर हार की नदामत नहीं है। तो ये जो मंजरनामा इस वक्त बन चुका है, ये आने वाले दिनों में कौन सा रुख इख्तियार करेगा, किसके हक में, और जिसके मुखालिफ में होगा उसके लिए सियासत के अंदर कितनी गुंजाइश बाकी रहेगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा जलसे से मुतल्लिक है। सेनेट वाला भी आपको मंजरनामा पता है कि सेनेट से क्या करारदाद मंजूर हुई, अभी वो पार्लियामान में तो आनी है, उसके ऊपर अमल दरामद तो अभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको लगता है कि 8 सितंबर को जलसा हो रहा है, ऐन वक्त के ऊपर,
यानी 11th आवर में जाके ये फैसला ये नहीं कर देंगे कि एनओसी मनसूख कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह एक हम बड़ी अहम सी एक महफिल में बैठे हुए थे, काफी सियासी रहनुमा भी थे और दानिश्वर भी थे, तो वो जलसे की बात कर रहे थे कि होगा कैसे होगा। तो मैंने उन्हें कहा यार ये 1 साल और 3-4 महीने हो गए हैं, रोज जलसा हो रहा है, एक जलसा और हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा और होगा तो हो ही जाएगा। और जलसा इसलिए हो रहा है कि 75 से 80% एयर टाइम जो है हम चैनल्स का वो एक फर्द और एक पार्टी को जा रहा है जिसका नाम इमरान। ऑपोजिशन भी उसी का नाम ले रही है, हुकूमत भी उसी का नाम ले रही है और सहाफत भी उसी का नाम ले रही है। तो हर रोज ही जलसा है और हर रोज ही जलसा इसलिए है कि हर रोज हजारों वोटर बढ़ रहे हैं, हजारों वोटर बढ़ रहे हैं और जितने पैदा हो रहे हैं वो भी उसी के बन रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि जलसे के रास्ते में अभी कोई रुकावट नहीं है। जलसा डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह और वो तारीखी भी होगा, लेकिन तारीख तो पहले ही बदल चुकी हुई है। अब तो तारीख जो है उसने अपना एक नया धारा बना लिया है, एक नया रास्ता बना लिया है। उस रास्ते से तहरीक जो है वो अब तारीख और तहरीक दोनों वो अवाम के सरों और अवाम के हाथों और अवाम की ताकत से वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और इसी तरह बढ़ते जाएंगे। दुरानी साहब, 8 तारीख का जलसा हो जाएगा, ये रोकें या ना रोकें, ये 27 मकाम तब्दील करें। मेरा तो एक तजर्बा कहता है ये 1 घंटे पहले भी ये जगह कोई नई दे दें तो 8 फरवरी की तरह अगर लोग बैंगन का निशान ढूंढ सकते हैं, चारपाई का निशान ढूंढ सकते हैं, भिंडी का निशान ढूंढ सकते हैं, जूती का निशान ढूंढ सकते हैं, तो जगह ढूंढना तो मसला ही कोई नहीं है, जो आया है वो पहुंच ही जाएगा। तो बेशक क्या 8 के बाद ये पीटीआई को रोक सकेंगे जलसे जुलूसों से? देखें जनाब, जलसे मैंने आपको देखे मेरा जलसों के बारे में एक मुख्तलिफ राय है। मेरा ख्याल है कि जलसा तो दूर की बात है, एनओसी कैंसिल करके भी ये नहीं रोक सके। अवाम तो वहीं खड़े हैं। जलसे किस लिए करती हैं पार्टियां? ताकि अवाम में मकबूलियत बढ़े। ये जलसा रोकते हैं तो मकबूलियत 200 गुना बढ़ जाती है, जलसा होता है तब भी 150 गुना बढ़ जाती है। मतलब ये है कि ये जलसे होना, इन जलसों को रोकना, ये छुरी और खरबूजे वाला मामला है। जलसा हो तब भी खरबूजे ने कटना है, छुरी की खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, तो खरबूजे ने तो कटना है। तो इसलिए इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो अब कट चुकी है, इनकी जो नौकरियों का दौर है वो अब कट चुका है। ये जलसा करे तब भी खरबूजा है, ये जलसा रोके तब भी खरबूजा है, और छुरी इनके सर पे है, वो अब आनी है, उसको ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइए अख्तर मेंगल साहब वाले मामले पे हुकूमत को डेंट पड़ा है या नहीं पड़ा? देखिए, अख्तर मेंगल साहब वाला जो सारा मसला है वो असल मसला ये है कि इस वक्त सूबों में और मरकज में गैर नुमाइंदा हुकूमतें, और उन जहां पर जितने अरसे से ज्यादा अरसे से गैर नुमाइंदा हुकूमत चला रही है वहां उतनी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन है और उतने ज्यादा मसाइल है। ये हुकूमत के लिए एक सबक है, पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है, और वो ये है कि आपने अगर उसको चलना है, अगर आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क अवाम के मुंतखब करदा लोगों को हुकूमत दे दे, पाकिस्तान पर वसाइल की, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। दुरानी साहब, आप इस्लामाबाद से निकले हैं, इस्लामाबाद के हलकों में आप बड़े अहम हलकों में बैठते हैं, ये सियासी अहम हलकों में, मैं दूसरे नहीं कह रहा, और दानिश्वरों में बैठते हैं। इस्लामाबाद के अंदर क्या गूंज है? देखिए जनाब, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो है ना बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल है। इस वक्त इस्लामाबाद के जो सियासी हलके हैं उनमें जब हम बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जी अब क्या होना चाहिए। हाँ, हमें भी अब वो समझते हैं कि यार बोलते रहते ने कुछ ना कुछ हो ही जाता है, वही ना।
तो वो कहते हैं जी अब क्या होना चाहिए। मैंने उन्हें कहा जी जो साल पहले होना था वो भी आज भी वही होना चाहिए, और साल अगर 6 महीने और गुजार देंगे फिर भी वही करना पड़ेगा। वो ये है कि आप रिकंसिलिएशन करें, मफाहमत करें, कैदियों को छोड़ें, और कैदियों को छोड़ने के बाद कुर्सी को छोड़ें, कुर्सी उनके हवाले करें जिनकी कुर्सी है, उसके बाद आप देखें कि मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उस सूरत में कुछ भी नहीं होगा। आप उस गाड़ी को चला रहे हैं जिसकी ब्रेक के ऊपर आपकी कुर्सी लगी हुई है। मतलब ये है कि ये फार्म 47 की हुकूमत ऐसी है जो कि पाकिस्तान की तरक्की के एक ब्रेक के ऊपर बैठी हुई है। जब तक ये हुकूमत बैठी रहेगी पाकिस्तान की गाड़ी नहीं चलेगी, और जब ये हुकूमत उठेगी तो पाकिस्तान की गाड़ी दौड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त मशरिक और मगरिब दोनों, चीन, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम मुल्क ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक ट्रेड रूट है, पाकिस्तान तिजारत को आगे बढ़ाने का रास्ता है, लेकिन इसके अंदर ना सिक्योरिटी मौजूद है और ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट मौजूद है, ना ही पब्लिक का ताउन मौजूद है। और उसकी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों पर है जो कि काबिज हुए में इक्तदार के ऊपर दुश्मन की फौजों की तरह। इस वक्त ये जो इक्तदार पे काबिज मुल्क के दुश्मन है, जब ये कब्जा इनसे हम छुड़वा लेंगे पाकिस्तान के अवाम, तो आप देखिए पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है, पाकिस्तान कैसे खुशहाल होता है, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जो पाकिस्तान से बाहर है या जो पाकिस्तान के अंदर है, वो किस तरह अपनी जान मार के इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ लेके जाएंगे। और अब तो देखिए मुल्क के इदारे जो हैं वो भी बहुत ज्यादा उनमें क्लैरिटी आ रही है कि भाई सियासत करना सियासतदानों का काम है, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाना अवाम का काम है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की दुरानी साहब इस इदारे का काम है वो अब उसकी तरफ बढ़ रहा है, और यही अब होना है और यही करना पड़ेगा। जब तक रोक सकते हो तो रोक लो, तब्दीली तो आ गई है। दुरानी साहब ये बताइए कि तब्दीली कितनी आगे बढ़ेगी और कौन कौन सी अशकाल में दिखाई देगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतल्लिक चाहे मगोइयाँ इस वक्त जारी हैं कि एक तरफ से 4 वजारतों की ऑफ़र है, एक तरफ से गवर्नरशिप की ऑफ़र है, फलां ऑफ़र है, फलां ऑफ़र है, किस तरफ को जाएंगे? देखें जी, वो लेते हैं, वजारतें लेते हैं जी, तो भी उनका ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मौलाना का तो ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है। उनका ये ख्याल है कि इन हुक्मरानों की तरफ देखोगे भी तो चेहरा स्याह हो जाएगा। तो मैं तो इस बात को हकीकत समझता हूँ। बाकी जितनी भी कहानियां हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है ना जी। आज मेरी मुलाकात भी हुई है कुछ बुजुर्ग सियासतदानों से, जिनके साथ इनकी भी मुलाकात होती रही है, मौलाना की भी, हम भी सब देखते रहे। मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि किसी के पास कोई हल है। हल किसी के पास नहीं है। हल एक ही है कि इक़्तिदार जो है वो अवाम के हवाले कर दें, बाकी सारी बातें हैं। और बातों की सूरत में अब ये लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी फजलुर रहमान साहब डिच कर देंगे, फला डिच कर देगा। राना साहब, ये जो जलसा है, जलसे को लेके आप क्या समझते हैं कि किस हद तक प्लानिंग है? गुफ्तगू पहले सुनवा देते हैं उमर अयूब साहब की। आज के जलसे के हवाले से क्या, जो इतवार को जलसा है उसके हवाले से आज क्या राय थी उनकी, वो ज़रा सुनवाइए उमर अयूब साहब की गुफ्तगू, फिर आगे बढ़ते हैं। जलसे का थीम है मैंडेट चोरों को भगाना है, वजीर आजम इमरान खान साहब को लाना है, उनकी रिहाई के लिए जो हमारी जस्तजू है, ये एक तारीखी जलसा होगा। राना साहब वो कह रहे हैं कि तारीखी जलसा होगा। आपको लगता है कि हम जब लास्ट टाइम भी गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा था जलसा नहीं भी होगा, जलसा हो भी सकता है, जिस तरह आज दुरानी साहब ने भी बात की, तो क्या समझते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर इस बार कुछ होता है तो उसका रद्द अमल क्या होगा? आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, जिस तरह दुरानी साहब कह रहे थे, दुरानी साहब भी साथ आ गए, बिल्कुल उनसे भी पूछेंगे। बात बड़ी क्लियर और साफ। आप उमर अयूब साहब कहें, अली अमीन गंडापुर साहब कहें, बैरिस्टर गौहर साहब कहें, अवाम किसी सूरत पे भी
तहरीक इंसाफ का कारकुन किसी सूरत में भी टलने वाला नहीं। अब कारकुन फैसला कर चुका है कि उसने बाहर आना है, उसने तहरीक चलानी है, उसने अपना वो वोट जो उसने वाकई अपने दिया था, जिसके लिए उसने सुबह सुबह उठ के पोलिंग स्टेशन पर गया था, जो वो तब्दीली चाहता था, जो उसने कोरोना के दौरान भी सहूलतें ली थी, जो इस पाकिस्तान को खुशहाल वो देखना चाहता था, उसके लिए अब वो निकलने के लिए तैयार। उसके लिए एक ही नाम है, वो है इमरान खान। वो अब किसी और नाम को नहीं देखेगा। इसी पे दुरानी साहब की भी टेक ले लें। जी बिल्कुल। दुरानी साहब, जिस तरह राना साहब भी पहले ये बात कर रहे थे कि क्या देखते हैं, मौलाना की बात तो आपने कर ली, लेकिन ये जो तमाम रहनुमा है, अब फ़र्द वाहिद, हम माजी में कहा करते थे कि फ़र्द वाहिद की चलती है, इस वक्त भी फ़र्द वाहिद जो है वो मेन स्ट्रीम के ऊपर है। फ़र्द वाहिद की चलना ये अच्छाई में शुमार होता है या फिर दूसरों के कमतर होने में? देखिए जनाब, इस वक्त जिसे फर्द वाहिद कह रही हैं वो असल में सवाद आजम की राय है। सवाद आजम जो होता है, मुल्क की अवामी अक्सरियत जो है वो जिस फर्द को अख्तियार दे देती है, और वो अख्तियार वो देती है अपने वोट के जरिए। इसलिए जब अवाम के वोट से अख्तियार किसी को मिलता है तो वो फर्द वाहिद का अख्तियार नहीं होता, हकीकत में वो सवाद आजम का अख्तियार होता है, वो अवाम का अख्तियार होता है। और इसलिए वो अख्तियार हमेशा किसी फर्द में ही रेस्ट कर रहा होता है। फर्द वाहिद का अख्तियार का जो इशू होता है वो होता है कि जो जब हुकूमतें बनती हैं तो हुकूमतें बनने के बाद जो फैसले के अंदाज होते हैं वो अगर फर्द वाहिद के बजाय दूसरी तरफ तो फर्द खानदान वाहिद के बैठे हुए लोग हैं हर तरफ, तो फर्द वाहिद और वो तो खानदान वाहिद जो है वो तो आपस में उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो कब्जा किया हुआ खानदानों की हुक्मरानी के मुकाबले में अवाम ने एक फर्ज को खड़ा कर दिया, और इसलिए खड़ा किया है कि वो झुक नहीं रहा और झुकेगा भी नहीं। और ना उसका झुकना जो है वो जो है, एक साहब आज कह रहे थे कि जी देखें जी जो टकराता है वो खत्म हो जाता है। इल्ताफ हुसैन साहब देखें कि ताकतवर खत्म हो गए, तो खान साहब का, मैंने कहा यार जो मुल्क से भाग जाता है वो खत्म हो जाता है, जो मुल्क में डटा है वो कहीं नहीं खत्म होता। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो फर्द में अवाम साथ खड़ा रहता है, अवाम उसके साथ खड़े रहते हैं। और यही वजह है कि आज इसके साथ भी अवाम खड़े हुए हैं। और मैं आपको एक और आइंदा का इशारा दे दूं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है, इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल जो है मेरे आका की पैदाइश का दिन है, और आप देखेंगे कि 12 रबीउल अव्वल के बाद इस मुल्क के अवाम जो है एक नए जोशो खरोश और एक नई कुव्वत ईमानी के साथ अपने मुल्क का नसीब बदलने के लिए निकलना शुरू होंगे इंशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के बाद इस मुल्क के लोग जो है अपना नसीब तब्दील करने के लिए और करवाने के लिए निकलना शुरू होंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल, मौशी सूरत हाल, कानून साजी का मंजरनामा और एक तरफ हुकूमती एदाद-ओ-शुमार और दूसरी तरफ रियलिटी, इस सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है कि किस समत को हम गामज़न हैं। गुज़श्ता दिनों दिए जाने वाले इस्तीफ़े और दूसरी तरफ बताया जाने वाला मंजरनामा, उसमें आपसी रब्त क्यों नहीं था। और अभी जो कानून साजियाँ हो रही हैं जिसको लेके अपोजिशन ही कहती है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपोजिशन जमात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हुकूमती स्टैंस क्या है। कल को क्या इसी स्टैंस को लेके हुकूमत जो है वो अपोजिशन बेंचेस की हिमायत करती हुई तो नहीं दिखाई दे रही होगी। इस बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान राना एहसान अफजल साहब। राना एहसान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, बात हो रही है या ये जलसे के हवाले से जो आज का मौजू है, गुफ्तगू है कि जलसे की इतनी इजाज़तें दी गई, मनसूख कर दी गई, क्या अब तो कोई शुबा नहीं है, अब तो कोई इबहाम नहीं है कि ये NOC एन मौके के ऊपर मनसूख हो सकता है, या फिर छूट दे दी है कि चलें कर लें एक बार?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये तो जो ज़िलाई इंतज़ामिया होती है, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, वो फिर फाइनल फैसला करती है सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखते हुए। और बिल्कुल अभी तक इजाज़त है और कोई रुकावट नहीं नज़र आ रही। तो मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो जलसा हो जाएगा। इस चीज़ से बालातर के PTI का एक वायलेंस की एक तारीख है, चाहे ज़मान पाक में पेट्रोल बम मारना हो, रेडियो पाकिस्तान PTV पे हमलावर होना हो, या इस्लामाबाद का जलाओ घेराव या 9 मई के वाक़यात हो। लेकिन क्योंकि उनको अभी तक इन मामलात पे कहीं सज़ा नहीं हुई, तो उनको इजाज़त है कि वो आईनी और जो जमहूरी हक है उनका कि वो जलसा करें। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन क्लियर रही तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई उनको प्रॉब्लम होगा। अच्छा राना साहब, आपने अभी बात की है कि PTI को ये है इल्ज़ामात है, अभी तक सज़ा नहीं हुई। उनको सज़ा अमेरिका, रशिया या किसी और मुल्क ने तो नहीं देनी। 2 साल से ज़्यादा हो गया, हुकूमत आपकी है, प्रोसिक्यूशन आपका है, आप तो इसमें रुकावट क्या है? अगर जुर्म किया है तो सज़ा दें, नहीं जुर्म किया तो इमी रगड़ा क्यों लाई जान रहे हैं? असल में पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल निज़ाम है वो कभी भी बर वक्त किसी को सज़ा, उसमें पूरे निज़ाम की मैं बात करूँगा, चाहे वो पुलिस से लेके प्रोसिक्यूशन हो और जुडिशरी हो, वो इतना गला हुआ निज़ाम है कि उसके अंदर बहुत कोई ऑब्वियस भी चीज़ें हों तो वहाँ भी सज़ा जो है वो नहीं होती। तभी तो एक आम आदमी जो किसी का कोई कोर्ट केस शुरू हो जाए तो उसका फिर वो पोते जो हैं वो भी उसको भुगत रहे होते हैं। तो ये हमारे निज़ाम का फेलियर है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि उसमें PTI का बिल्कुल अमल दखल था, और जो एक धक्के की और पोलराइजेशन की सियासत वो करते रहे, उसने काफ़ी मुल्क के अंदर तकसीम की है। अभी लास्ट जो इवेंट इनका होने वाला था वो मनसूख हुआ, उसके बाद हुकूमती जितने भी तर्जुमान थे उन्होंने यही कहा इंतशारी टोला है, कैसे इजाज़त दे दे, माजी का रिकॉर्ड है ये वो। लेकिन क्या अभी उस वक्त तक भी सज़ा नहीं हुई थी, अब तक भी सज़ा नहीं हुई? क्या माजी के रिकॉर्ड से सरफे नज़र कर लिया गया? नहीं, मैं तो ये कहा ही नहीं। देखें, उनका आईनी कानूनी हक है कि वो जलसा करें, लेकिन अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन क्लियर रही तो आईनी कानूनी हक तो उनके पास पहले से भी सर मौजूद था, जो 3 बार मनसूख हुआ। सवाल उस पे है कि उस वक्त मौक़िफ़ ये अपनाया जाता था माजी इनका ठीक नहीं है, तो इसी के पेश नज़र खदशात इनसे हैं, तो उसी से दूसरे जवाब साथ में मिलाए जाते थे सर। बात तो अभी भी वही है। वो जो इस्लामाबाद के ये लोग हैं, अभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। इस्लामाबाद में अभी भी एम्बेसीज मौजूद हैं, अभी भी सिफारतकार आते हैं, अभी भी वहाँ पे मेट्रो बस चलती है, उसकी आमदोरफ्त में तातुल का सामना करना पड़ सकता है, अभी भी वहाँ पे रेड जोन मौजूद है। तो बातें तो अभी भी वही हैं। नहीं, यहाँ से जब वो जो मनसूख होता है ना NOC, वो किसी सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से हुआ है, और ये तो जो जैसी रिपोर्ट्स हैं फिर उसके मुताबिक ये हक रखती है एडमिनिस्ट्रेशन के, अगर वो समझती है कि वो सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो इजाज़त ना दे। ये भी हक जो है वो। आपने राना साहब बड़ी अच्छी बात की है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फारग करो है जी। इस ऐसी जो है फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रखना क्या। और ये सारे मसले जो होते हैं ये सिर्फ पंजाब में या इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जलसा होने लगे उस वक्त होते हैं, बाकी किसी जगह पे ये जलसा हो तो नहीं होते। किसी और जमात, सियासी जमात का जलसा हो तो ये नहीं होता। 6-6 दिन आपके इस्लामाबाद में लोग आके बैठे रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन फैजाबाद में आके लोग बैठे रहे हैं, 3-3 दिन यूटिलिटी स्टोर वाले बैठे रहे हैं। राना साहब इंसाफ तो करें यार, ज़मीर तो हम अपना जो है उसके मुताबिक बात करें ना, असल बात करें कि होने नहीं देना। खुली गल करिए राना साहब, बैठे चंगे बंदे हो तुसी, पता नहीं क्यों राजा ने आ गया तुसी गल्लां विच पा दिंदे हो। राना साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैंने तो आपको वजूहात बता दी आपने मान लिया, आपने वजूहात बना दी है। नहीं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये हक तो है ना फिर के सिक्योरिटी की। और मैं यही तो कहना हूं कि जमात इस्लामी की वक्त सिक्योरिटी ठीक थी और बाकी दीनी जमातों या बाकी जमातों की वक्त सिक्योरिटी ठीक थी, तहरीक इंसाफ के वक्त सिक्योरिटी को क्या हो जाता है क्या पता। वो जब तहरीक इंसाफ वाले कोई प्लानिंग ऐसे करते हो कि कोई जो है वो कोई धमाल मचाने की प्लानिंग करते हो जो पता चल जाती हो। अल्लाह करे आपको उन दहशतगर्दों को भी पता चल जाए।
अल्लाह करे आपको उन जराइम पेशा लोगों को भी पता चल जाए जो ये सारी प्लानिंग करते हैं, सिर्फ पीटीआई का पता चलता है आपको। नहीं, मेरे ख्याल से सबका पता चलना चाहिए और ये जिम्मेदारी है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारी ठीक करती हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंस सियासी है, मैं उसका पूछ रहा हूँ जी। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि अभी तक इजाजत है, उम्मीद है कि इजाजत ऐसी रहे। ये इस चीज को मैं कोई नजूमी तो नहीं हूं जो भी आपको बता दूं कि क्या होने वाला है। अच्छा राना साहब, ये बताइए, मौलाना के बारे में कयास आ रही हैं, मौलाना हाँ या ना की कैफियत में आ गए, या मौलाना अभी भी वो सिर्फ ना वाले ही जो है उन्होंने कोई प्लेकार्ड उठा रखा है? देखिए, जो ना वाला प्लेकार्ड है ना, वो एक ही आदमी के पास है, वो खान साहब है। उनका प्लेकार्ड ये है कि मैं अच्छा हूं, बाकी सब गंदे हैं। अगर मेरी बात के साथ या मेरे मौकफ के साथ अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो वो फारिग है। ये देखें, मुल्क में जमहूरियत ऐसे नहीं चलती, खान साहब की सियासत ऐसे चलती है। मौलाना साहब की ये सियासत नहीं है। मौलाना साहब मुल्क के मफाद में बैठने के लिए तैयार हैं। वो जो जमात है वो कहती है हमारी ये 4 शराइत हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। ये पूरी होंगी तो फिर बाकी जाए दहशतगर्दी हो इस मुल्क में, हमने नहीं बैठना, कुछ हो जाए हमने नहीं बैठना। लेकिन ये तो मौलाना साहब जो है वो उनकी पॉजिटिव सियासत रही है और वो जो है जोड़ना समझते हैं कि कभी मिल के बैठ भी जाना चाहिए। खान साहब में ये सलाहियत। राना साहब, आइंदा आने वाले दिनों में जो इजलास हो रहा है उसमें कोई ऐसी तरमीम आप ला रहे हैं कि जो अनहोनी हो? देखिए, जहां तक मुझे जितनी मेरी बातचीत होती रही है मुख्तलिफ कैबिनेट के मेंबर्स के साथ, कोई फर्द वाहिद के लिए कुछ नहीं आने लगा। तो फर्द वाहिद का मतलब है आप उम्र की अगर हद बढ़ा देते हैं वो तो सबके लिए होगी। नहीं, वो भी नहीं होने लगी मेरे ख्याल। अच्छा, वो भी नहीं होने लगी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी ऐसा भी कुछ नहीं होने लगा। तो कोई नोटिफिकेशन जारी कर दें फिर नए नाम जो भी है आपके आइन और कानून के मुताबिक। वो देखें, हम प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे और उसके प्रेशर की बुनियाद पे तो नहीं जारी करेंगे ना। वो तो अपनी मर्जी से हुकूमत जारी करेगी, ये आईनी कानूनी तरीके से। तो वो जब लास्ट टाइम कहा गया था तो उस वक्त कोई बात नहीं थी, उस वक्त भी प्रेशर था, लेकिन प्रेशर को देखते हुए भी आप लोगों ने नाम जारी कर दिया। ये अब गवर्नमेंट का जो प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट का जो हक रखती है, अब आप वो कहें कि उस हक को इस तरीके से इस्तेमाल करें या उस तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसे तो नहीं होता ना। हुकूमत हर चीज को जानते बूझते हुए चीजों को फिर अपने मर्जी से करती है। ये हक तो हुकूमत का है ना भाई। अच्छा राना साहब, आज बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी। आप हमें कुछ अर्सा पहले कहे कि गए थे, घबराओ नहीं, बस थल्ले आ रहे हैं सारा कुछ। इस तरह लगता है बिजली के नीचे हम आ गए। ये बढ़ती जा रही है, कीमत कम होगी? मैं अभी भी आपको कहूंगा कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों के अंदर IPPs के हवाले से उस पर बड़ा काम हो रहा है। 2 कमेटियां हैं जो काम कर रही हैं, जो 1994 2002 के IPPs हैं, फिर चाइनीज IPP के हवाले से डेट प्रोफाइलिंग पे काम हो रहा है। तो हुकूमत सर जोड़ के बैठी है कि हम बिजली के अंदर किस तरह बेहतरी, इसके नरखों में बेहतरी लेके आ सकते हैं, और इस चीज का हमें बिल्कुल 100% इदराक है। लेकिन देखें, हकायक में रहते हुए हमने ये सारे काम करने हम कर रहे हैं, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि चंद हफ्तों में और दिनों के अंदर कोई किसी ना किसी नतीजे पे हम पहुंच जाएंगे और लोगों को एक अच्छा रिलीफ जो है वो मिलेगा। मैं पुरुमीद हूँ इस मामले में। हम शायद 5-6 हफ्तों में फिर इस टॉपिक पे बात करें तो ये चीज करीब आ जाएगी। एक आखिरी और छोटा सा सवाल के एक सवाल मैंने भी करना, आपसे ना करें, आप कर लें पहले। अच्छा, IMF के हवाले से सवाल ये है कि जो अभी उसके शेड्यूल जारी हुआ है 2 इजलासों का, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। कहाँ पर इस वक्त सेटबैक देखने को मिल रहा है? देखिए, एक ही काम अभी हो रहा है जिसके अंदर जो हमारे रोल ओवर्स हैं और जो एक अजाफी हमने कैपिटल मार्केट से कुछ अमाउंट रेज करनी है, उसकी हम इंडोर्समेंट्स जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमें कोई ऐसी कोई फिक्र नहीं नजर आ रही या कोई परेशानी नहीं हुकूमत को नजर आ रही कि ये हम नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा और IMF का प्रोग्राम भी जो है वो हो जाएगा। कोई इसमें अगर 1-2 हफ्ता या ऊपर नीचे जो हुआ है वो कोई ज्यादा उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो रिजर्व्स हैं वो 2 माह इंपोर्ट के लिए काफी हैं।
तो ये बर वक्त भी हो जाएगा और इसमें कोई रुकावट भी नहीं होगी और कोई मसला नहीं है। तो जो एक तासुर जा रहा है कि पता नहीं क्या होने लगा है, कुछ नहीं होने लगा है। साहब एक छोटा सा जवाब दे दे बस, हाँ या ना में। मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं किसके साथ? हुकूमत अपोजिशन। देखिए हुकूमत की तरफ से तो कभी इनकार नहीं था। महमूद अचकज़ई साहब के कोई राब्ते हैं? देखें मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, गवर्नमेंट की तरफ से रुकावट नहीं थी। रुकावट जो है जिस तरह की शरायत आगे वो रखते हैं और जो वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं वो रुकावट है, और कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि मुल्क की बका और तरक्की के लिए हम इकट्ठे बैठ जाएं। रुकावट वो फर्द वाहिद की है, वो जिसने ये नफरत के बीज और जो पोलराइजेशन का माहौल बनाया, और कोई मसला नहीं। रुकावट फर्द वाहिद की है जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और मुज़ाकरात हो भी सकते हैं लेकिन वो अगली तरफ से अगर उसका मुस्बत जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस अपना वक्त देने के लिए। राना साहब अगर देखें तो अभी की जदोजहद में जो सारी चीज़ें हैं, जो नई कानून साजियों को लेके बातें हैं, क्या समझते हैं कि कानून साजियों में किस हद तक ये कामयाब होंगे और मौलाना को किस हद तक माइल कर सकते हैं? जो मैंने सवाल मोहम्मद अली दुरानी साहब से किया था मौलाना के बारे में। देखिए मौलाना साहब, मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना साहब की जमात मौलाना साहब के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने मौलाना साहब को कहा है ना पीपल्स पार्टी के साथ आप जाएं। पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो सिंध वाले नाराज़ हो जाते हैं, नून लीग के साथ जाते हैं बलोचिस्तान और KPK वाले नाराज़ हो जाते हैं। पंजाब में ये है नहीं, तो ये मौलाना साहब के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से उनका इंटर पार्टी इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं नीचे जो है यूनियन काउंसिल के हल्के की सतह तक, वहाँ पे ये बातें डिस्कस हो रही हैं। नंबर 1, नंबर 2 चले गए मौलाना साहब, मान लें सारा कुछ हो गया, इनके पास फिर भी नंबर नहीं है। मेरे पास जो इतला है जिस पे ये काम कर रहे हैं, ये जो मीटिंगें शुरू हैं जिस पे सबको बुलाया जा रहा है, सबको कहा जा रहा है कि अपना सरसूख इस्तेमाल करो, ज़ाती तल्लक इस्तेमाल करो, जो मर्जी करो, वो ये है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर 10 तोड़ो, 15 तोड़ो, 20 तोड़ो, 40 तोड़ो, कोई ना कोई इतने तादाद के लोगों को तोड़ लो कि जिसके बाद PTI की मिख ये भी ख़त्म हो जाए, PTI की जो है कि हमारा बंदा नहीं टूटता है ये भी ख़त्म हो जाए और हमारे पास भी तादाद बन जाए। लेकिन आज के दिन तक जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक तो इन्हें कामयाबी नहीं मिली, ना मौलाना की तरफ से, ना PTI के अंदर किसी ग्रुप बनाने, तोड़ने या उसके हवाले से। देखें एक इनकी कोशिश थी जो इन्होंने बड़ा किया कि जनाब मैं जो अली अमीन गंडापुर है इसके खिलाफ हम बड़ी बगावत करवा देंगे। लेकिन आज जब इमरान खान ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर को कमज़ोर ना करे, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ, तो उसके फौरी बाद आपने देखा आतिफ खान का बयान भी आ गया और उसने वाजे कहा कि जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे अली अमीन गंडापुर साहब ज़ीरा रहेंगे। इख्तलाफात पार्टी के अंदर होते हैं, वो करना हमारा जमहूरी हक है, लेकिन हम क़यादत के किसी फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें तो आप क्लियर कर लेना। एक चीज़ तो बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं और कुछ जो लोगों की नाराज़गियाँ थी वो आरिफ अलवी ने ख़त्म कर दी हैं और कुछ ख़त्म होती जा रही हैं। ये आपको परसों के जलसे में कई ऐसे चेहरे नज़र आएंगे जिससे आपको ये वाज़े हो जाएगा, बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि प्रोपेगेंडा जो है वो काफ़ी हद तक दम तोड़ गया है। तो यासिर साहब मुझे नहीं लगता ये कुछ कर ले। हाँ, कोई ज़बरदस्ती अगर ये कोई ऐसा डिसीजन कर लेते हैं कि जो जिसकी ना आईन इजाज़त देता है, जिसकी ना कानून इजाज़त देता है, तो फिर मैंने जिस तरह कहा कि कोई एक बड़ा मैदान लग जाएगा और उस बड़े मैदान में फिर सबसे बड़ा ख़तरा जमहूरियत को होगा। अच्छा, आपने जो ये बात की कि कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिससे तासुर मिलेगा, वो ऐसे चेहरों में क्या वैसे चेहरे होंगे जिसको लेके हुकूमत ने शर्त ये रखी हुई थी कि नाम पहले दें? हुकूमत ने जो शर्त रखी हुई थी ना कि नाम दें, उसमें मैंने कहा था कि ये फ़िक्रा कल प्रोग्राम में का ये फ़िक्रा दिखा दे कि जहाँ पे ये लिखा हो कि ये नाम पहले दे। लोग आएंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनके मतलब इनके जहन में भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ चेहरे ऐसे आएंगे जो चेहरे आप समझते हैं कि नाराज़ थे वो नाराज़ नहीं होंगे। जो चेहरे समझे जाते हैं कि नाराज़ थे नाराज़ नहीं होंगे, वो वैसे चेहरे भी वहाँ पर नमूदार होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।